आज एक हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने परिवार के बारे में पढ़ा था। परिवार, विवाह और नातेदारी, ये आपकी यूनिट का एक ऐसा हिस्सा है जिसके संबंध में 2 अंक के, 4 अंक के और 20 अंक के प्रश्न समय समय पर पूछे जाते हैं। तो आज हम परिवार के बारे में पुनः थोड़ा सा दोहरा ले रहे हैं, जिससे आप एक कदम बड़ी सुदृढ़ता के साथ बढ़ सके, क्योंकि परिवार की कल्पना विवाह के बनाए नहीं की जा सकती। अगर विवाह नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परिवार क्या है, इसके बारे में हमने जाना था और हमने ये जाना था कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी विशेषताएं सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन हैं। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री, जिसमें कम से कम 2 के बीच में समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और 1 या अधिक बच्चे स्वयं को या दत्तक सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के जो सोर्सेज हैं, उनका वो उपभोग करते हैं, कामकाज करते हैं और बच्चों का प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये तो आज हमने एक पल के लिए उन बिंदु, उनकी जगह उस बिंदु कहना ज़्यादा उचित होगा, उस बिंदु को दोहराया जिसकी आधार भूमि पर हमने परिवार के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं विवाह की। क्या है विवाह? आपको याद होगा जब हमने परिवार के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो हमने बड़े ही विश्वास के साथ इस बात को कहा था कि समाज में परिवार का अस्तित्व सदैव से कायम रहा है और संभावना यह है कि वो कायम रहेगा। ठीक है, परंतु हमने इसके साथ एक बात ये भी कही थी कि परिवार एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका एक सर्वमान्य स्वीकृत स्वरूप नहीं है। अलग अलग समाजों में परिवार के अलग अलग रूप व्याप्त हैं, जो कि उस समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्मित होते हैं। ठीक है, अब जब हम विवाह की बात करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट, यही बात हम विवाह के संबंध में भी कह सकते हैं, जो कि हमने परिवार के संबंध में कही थी कि विवाह के स्वरूप भी अलग अलग हैं जिस प्रकार से परिवार के थे। वैवाहिक रीति रिवाज की भिन्नता होती है, परिवार की केंद्रीय संरचनाओं को जो कि प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, बात समझे आप कि जो फैमिली है, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होने पे भी फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, वो इससे कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होती कि व्यक्ति ने विवाह की किस पद्धति को अपनाया है। तो वैवाहिक रीति रिवाजों की भिन्नता परिवार की केंद्रीय संरचना को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको उस पर इम्पैक्ट नहीं डालती। और दूसरी ओर केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार में जो अंतर होते हैं, वे यद्यपि विवाह की संस्था को प्रभावित करते हैं। कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बोटोमोर कौन है? एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। तो बोटोमोर ने इस संबंध में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सामान्यतः जिन समाजों में संयुक्त या विस्तारित परिवार होते हैं, उनमें बहुविवाह होने की संभावना अधिक होती है। समझ गए आप? अभी जो हमने बात की कि केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार में जो अंतर है, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली में जो डिफरेंस है, वो जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है उस पर इम्पैक्ट डालता है। कैसे इम्पैक्ट डालता है, उस संदर्भ में हम देखते हैं कि बोटोमोर ने क्या कहा था कि सामान्यतः जिन समाजों में संयुक्त या विस्तारित परिवार होते हैं,
उनमें बहुविवाह की संभावना अधिक होती है और उन परिवारों में विवाह के अंतर्गत आर्थिक लेन देन भी होता है और विवाह विच्छेद की संभावना भी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई कम? आजकल आप देखते हैं ना कि हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ के फैमिली कोर्ट्स में रोज कोई ना कोई डिवोर्स केस फाइल ना होता हो, पर ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। पर क्यों? देखिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड ना होकर आप परिवार में सभी के साथ अपना एक, जिसे कहना चाहिए, एक कंपैटिबिलिटी आपकी होती है। आप अपनी दर्द को, अपनी परेशानी को, अपने तनाव को, जो कि आधुनिक समाज की देन है, उसे अलग अलग दृष्टिकोण के साथ अलग अलग परिवार के सदस्यों के साथ बांट पाते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आपको अनुभव प्राप्त होता है। कई बार वो मार्ग जो आपकी पत्नी या आपका पति आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो आपके लगभग हम उम्र होते हैं या एक मेंटल स्टेटस एक जैसा होता है, वो उन मार्गों को खोजने में संयुक्त परिवार बहुत अधिक सहायता करता है। ऐसी स्थिति में परिवार के बिखरने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। वहीं जहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, जिससे पति पत्नी विवाह की बात हम जब करते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली में एक जो हम ट्रेडिशन देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ जो जॉइंट फैमिलीज हैं उनके कंपैरिजन में जो इंडिपेंडेंसी है, अपने जीवन के जो निर्णय लेने की जो मानसिकता है, वो कहीं बहुत अधिक प्रभावी होती है। तो ऐसे में बोटोमोर कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आर्थिक लेन देन भी कम होता है, विवाह विच्छेद की दर अधिक होती है। अब देखिए, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि देखिए, आर्थिक लेन देन तो बिल्कुल एक अलग पहलू हो गया और विवाह विच्छेद अलग पहलू हो गया। बिल्कुल अलग पहलू है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आर्थिक लेन देन इसलिए अधिक होता है कि वृद्धजन, बुजुर्ग जो हैं परिवार के या परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो आने वाली, हम अगर इंडियन प्रोटेक्स्ट में भी बात करें तो आने वाली वधू से अपेक्षा करते हैं कि वो परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की गिफ्ट्स लेकर आए। और ये इंडियन ट्रेडिशन में नहीं, लगभग सभी जैसे होता है कि जब नए रिश्ते बनते हैं तो ये अपेक्षा। और देखिए, अभी हम, आपको याद होगा कि हमने जब जॉइंट फैमिलीज़ की बात की थी, तो जॉइंट फैमिलीज़ या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हिंदुस्तान, एशियन कंट्रीज़ के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में कम देखने को मिलती है। तो वहाँ इस तरह की परंपराओं की जो हम परंपराओं का जो हम दृष्टिकोण नहीं कह सकते, हम इसके लिए कहेंगे परंपराएं जो इस प्रकार की व्याप्त हैं वो कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो हम फिर कैसे ये लेन देन वाली बात करेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उनमें ये चीज़ कम देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आज भी एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यूरोपियन कंट्रीज़ में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हम समझ पाए। तो विवाह में ये बात भी सच है कि विवाह में कई रीति रिवाज समान होते हैं। इस संबंध में हम अगर बात करना चाहें तो हम देख सकते हैं मोरडॉक। मोरडॉक कौन है, याद है आपको? याद कीजिए। मोरडॉक वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया था, यदि मैं गलत नहीं हूँ। और उन आदिम समाजों में विशिष्ट तौर पर उन्होंने परिवारों के बारे में बात की थी, परिवारों का अध्ययन किया था। और तो मोरडॉक के संबंध में बोटोमोर, अभी हमने बोटोमोर की बात की थी ना, तो बोटोमोर कहते हैं कि एक पति पत्नी
विवाह लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है कि एक विवाह में लैंगिक साथी समान अनुपात में होते हैं। वहीं बहुपति प्रथा एक पत्नी के 2 या अधिक पति का विवाह अपवाद स्वरूप मिलता है। ठीक है। और मुर्डॉक इसे क्या कहते हैं, इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, कौन सी अवधारणा, कि एक विवाह में लैंगिक साथी समान अनुपात में होते हैं, अर्थात एक पत्नी और एक पति। वहीं बहुपति प्रथा में एक पत्नी के 2 या अधिक पति का विवाह एक्सेप्शनल केस में होता है, अपवाद स्वरूप होता है। और मुर्डॉक इससे क्या कहते हैं, नर जातीय उत्सुकता। क्या कहते हैं, नर जातीय उत्सुकता। तो ऐसे विवाह की एक विशेषता यह है कि इसमें, ऐसा समाजशास्त्री का मानना है, मुर्डॉक का मानना है कि इसमें बालिका हत्या अधिक होती है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जहाँ टोडा आदिवासी पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, टोडा, नाम याद रहेगा। तो दक्षिण भारत में टोडा आदिवासी पाए जाते हैं, वहाँ बहुपति विवाह मिलता है। और इस प्रथा का मुख्य कारण क्या है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम होता है। तो बहुपति की तरह बहुपत्नी विवाह भी एक ऐसा स्वरूप है जो थोड़े बहुत रूप में सभी समाजों में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमने एक आधार भूमि तैयार की विवाह के संबंध में। ठीक है, अब हम जानेंगे विवाह की कुछ परिभाषाओं को। चलिए देखते हैं क्या है विवाह की परिभाषा। तो सबसे पहले हम हैरी एम जॉनसन, उन्होंने विवाह के संबंध में क्या कहा उसे जानते हैं। तो हैरी एम जॉनसन कहते हैं, यह एक स्थिर संबंध है जिसकी अनुमति समुदाय के मध्य अपनी स्थिति को खोए बिना पुरुष तथा स्त्री को समाज प्रदान करता है। इस तरह की स्थिर संबंध की 2 और शर्तें हैं, यौन संतुष्टि तथा बच्चों का प्रजनन। देखिए बच्चों, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगी कि आप सभी परिपक्व विद्यार्थी हैं, है ना। आप ये बेहतर तरीके से समझते हैं कि विवाह का जो मूल भाव है वो यौन संबंधों को वैधानिक स्वरूप देना है, सामाजिक स्वरूप देना है, जिससे यौनाचार की घटनाएं ना बढ़ें। ठीक है, और ये मनुष्य की एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान है, यौनाचार नहीं। किसको स्वीकृति प्रदान है, विवाह संबंधों को स्थापित करके बच्चों को जन्म देना, प्रजनन करना। क्योंकि यही प्रजनन अगर रोक दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि समाज और संसार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी बात पर एम्फेसिस करके हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि एक स्थिर संबंध है जिसकी अनुमति का मतलब तो आपको पता ही है, तो जिसकी अनुमति समुदाय के मध्य अपनी स्थिति, देखिए अपनी स्थिति खोए बगैर का मतलब क्या हुआ कि आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं, है ना, या आप पढ़ा रहे हैं और या फिर आप किसी कार्यालय में कार्य करते हैं, तो आपका विवाह करने से क्या जो आपकी एग्जिस्टेंस है, जो आपका अस्तित्व है, क्या वो परिवर्तित हो जाएगा? तो आपकी जो स्थिति विवाह से पूर्व है उसको खोए बगैर समुदाय के मध्य जो समाज पुरुष तथा स्त्री को स्थिति प्रदान करता है वो विवाह है। इस तरह के स्थिर संबंध की 2 और शर्तें हैं। अभी मैंने आपको बताया वो 2 शर्तें कौन सी हैं, यौन संतुष्टि और बच्चों का प्रजनन। ठीक है, अब हम बात करते हैं G.P. मुर्डॉक, उन्होंने विवाह के बारे में क्या कहा। आपको याद है
मैंने आप लोगों से कहा था कि आप एक रजिस्टर बनाएं, जो कुछ मैं आपको बोल रही हूँ उसे आप लिखें और तत्पश्चात आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे आप मुझसे पूछें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संभावना ये है कि आने वाले सप्ताह से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और हमारे लिए तो ये बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया है मोनोलॉग करते हुए। मोनोलॉग का मतलब पता है ना आपको, कि व्यक्ति एक तरफा बोलता चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि जो उसकी आवाज़ को सुन रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है, वो बातें उसके सुनने वाले के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर भी रही हैं या नहीं कर रही। इसलिए हमारे लिए तो ये अपार हर्ष का विषय है। अब देखते हैं आने वाला भविष्य आपके और हमारे हर्ष को कितना पल्लवित और पुष्पित करता है। तो ठीक है, अब हम एक और परिभाषा को जानते हैं और वो जानते हैं जीपी मोरडॉक। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं वो? एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। इस तरह विवाह के मूलभूत तत्व हैं। स्त्री तथा पुरुष के बीच में समाज द्वारा अनुमोदित, वो जो पहले हमने अनुमति की बात की थी ना, अनुमति की बात किसने की थी? जॉनसन ने। जॉनसन का पूरा नाम क्या है? हैरी एम जॉनसन। तो अनुमति और अनुमोदन लगभग यहाँ इस दृष्टिकोण से समान बात ही है कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। और इस तरह विवाह के मूलभूत तत्व हैं स्त्री तथा पुरुष के बीच में समाज द्वारा अनुमोदित पति पत्नी के रूप में नियमित यौन संबंध, उनका एक साथ रहना, बच्चों का प्रजनन और आर्थिक सहयोग। ठीक है, आर्थिक सहयोग, ये बात जब हमने परिवार में पढ़ा तब हमने बहुत विस्तार से पढ़ा कि हम परिवार की कल्पना कैसे कर सकते हैं। परिवार का मतलब ही ये होता है कि हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, एक दूसरे की आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें। तो पति पत्नी के रूप में नियमित यौन संबंध, उनका एक साथ रहना, बच्चों का प्रजनन और आर्थिक सहयोग। ठीक है, अब हम एक और परिभाषा जानते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ऐसी संक्षिप्त परिभाषाएं भी बताऊंगी जो आप अपने, जब आपका विश्वविद्यालय परीक्षा होगी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे, उस समय आप उन परिभाषाओं को लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो उसमें से एक परिभाषा बोगार्डस ने दी है। बोगार्डस क्या कहते हैं? बोगार्डस कहते हैं विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। क्या है विवाह? विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। बहुत आसान सी परिभाषा है ना, याद रखेंगे आप? पक्का? ठीक है, अब उसके बाद हम एक और परिभाषा देखते हैं कि रिवर्स भी एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने कहा है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। ये रिवर्स ने कहा है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि बोगार्डस और रिवर्स के द्वारा दी गई परिभाषा को आप याद करेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद हम एक और अंतिम परिभाषा याद कर लेते हैं, और वो है गिलिन और गिलिन। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? वो कहते हैं कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि है। विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि है। गॉट इट? आगे समझ में आपको? आई होप सो। तो हम 3 परिभाषा याद कर लेंगे, गिलिन और गिलिन की, रिवर्स की और किसकी? बोगार्डस की। इन 3 परिभाषाओं को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। कल की कक्षा में हम विवाह के भारतीय स्वरूप की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस अपेक्षा के साथ कि आज जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।